हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो था वो था हम लोग का भारत के संवैधानिक विकास, और जो हम लोग का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में देख रहे थे। तो हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करते हुए आए थे। कहाँ से आए थे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था, आई थी। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में आया था कौन चीज करने के लिए? व्यापार करने के लिए। ठीक है, और वो सब तो बात हम कर लिए थे चर्चा। इसी तरह से करते करते जब हम लोग आए थे तो फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, आज फोर्थ वीडियो जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग के बीच में मतलब मिल जाएगा, आप लोगों को यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग का जो फोर्थ वीडियो जा रहा है तो उसमें हम लोग जो चर्चा पिछले थर्ड वीडियो में जो चर्चा किए थे तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है ना, कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया है, चाहे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें पहला भाग का नाम हम बताए थे कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास। और दूसरा बात में हम क्या बताए थे? क्राउन। ठीक है ना, और क्राउन के मतलब भी बताए थे। क्राउन का मतलब क्या होता है? तो अब सबसे पहले हम लोग जो चले थे तो उसमें सबसे पहला बात हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को जब हम लोग देखे थे तो उसमें एक बात था कौन सी? पहला था आपका भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा भारतीय संविधान के इतिहास को। तो लिखिएगा भारतीय संविधान के विकास के इतिहास भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को दो भागों में, कितने भागों में बाबू रे? तो दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं। यानी भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब दो भागों में बांट सकते हैं। सॉरी, यहाँ पूर्ण व्याम नहीं होगा। ठीक है ना, क्या करते? दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हम बताए थे आपको कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास के इतिहास। ठीक है, और दूसरा जो हम बताए थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ठीक है ना, तो पहला बात हम लोग चले कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ठीक है ना, अभी क्राउन के अंतर्गत नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जा रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में सबसे पहला बात जो हम बताए थे तो उसमें सबसे पहला बात था आपका कौन सी? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें दूसरा हम लोग चले थे पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1984। ठीक है, और उसके बाद सी नंबर में हम लोग आए थे, तो सी नंबर में आए थे चार्टर एक्ट। ठीक है, सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद हम लोग चले थे चार्टर एक्ट कितना? चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद फिर एक और चार्टर एक्ट हम लोग आए थे, वो आ गए थे, तो चार्टर एक्ट आया था आपका 1813। उसके बाद फिर हम लोग आए थे ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं वगैरह चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, अब एक और है 1786। ठीक है ना, उसको मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, अब सुनिए क्या बात है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक बात आप दिमाग में बैठाइएगा। कौन से बात बिठाना है? कि सबसे पहले जो बात है आपका भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको माथा में एकदम सेट कर लीजिएगा। कितने भागों में किया गया है? कभी कभी क्वेश्चन ये बात को पूछ देता है कि भारतीय संविधान के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन डालता है 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, ऐसा डालेगा ऑप्शन तो आप लोग मार सकते हैं कितना?
ऑप्शन नंबर मैंने कहने का मतलब जो 2 रहेगा, ठीक है ना, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से धरा है कि कितने भागों में बांट सकते हैं वगैरह, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला का नाम कुछ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दूसरा भाग का नाम कुछ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हम लोग आए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा डेट में है? 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और दूसरा कहता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा कहता है चार्टर एक्ट 1793। एकदम दिमाग में याद करते जाएगा, ठीक है ना। हम बार बार एक ही चीज को बोलते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन है। चूंकि वगैरह हम पहले ही आप लोग को बता दिया हूं, ठीक है ना, पहले ही आप लोग को मैं बता दिया हूं। क्या बता दिया हूं? सब सुनिएगा। ये बात हम बता दिए हैं कि बाबू रे जब भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको कहने का मतलब वन लिनर हम कभी नहीं पढ़ाएंगे। वन लिनर कहने का मतलब होता है कि वन लिनर बात को बोल दिए। क्या बोल दिए हम? कि भारत के रेगुलेटिंग है। अब वन लिनर कहने का मतलब यही हो गया कि अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बस इसको रटते रहे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन ये बात कौन जानेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में क्या है? रेगुलेटिंग तो है, ठीक है ना, सब लोग देख रहा है कि सब कपड़ा से मेरा पेट ढका हुआ है। पेट ढका हुआ बात तो अलग बात है, लेकिन पेट के अंदर में क्या है? वही तो डॉक्टर है जो पेट के अंदर का सारे चीजों को देखता है, जांचता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब यहाँ से यहाँ कहने का मतलब होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट है तो 1773, ये तो याद कर लिए, ठीक है, एग्जाम में आया मार दे, ठीक है ना। कहीं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग में कौन से काम हुआ था, इसका इंटरनल फैक्ट के बारे में आपसे पूछ देगा, तो आप क्या बताइएगा? नहीं बता पाइएगा। आप फिर क्वेश्चन को छोड़ करके चले जाएगा, आप फिर वही कहिएगा कि टीचर पढ़ाया लेकिन हमको क्या हो, क्वेश्चन नहीं बना। तो क्वेश्चन जरूर पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, ये बात को नहीं पूछा है। यहाँ पे जो पूछा है तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या घटना घटा, रेगुलेटिंग का एक्ट का कार्य क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कहने का मतलब क्या है, इसको कौन जानेगा? इसको भी तो विद्यार्थी लोग जानेंगे, और विद्यार्थी लोग जब जानेंगे तो पढ़िएगा तब तो जानिएगा। तो अब हम उस पर डिटेल से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 भागों में बांटा, 2 भाग में पहला तो हम बांटा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बांटा, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा डेट आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो दिमाग में बिठा लीजिए, चूंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमेशा क्या कीजिएगा, आप लोग उलट करके देखिएगा, क्या जो गाइड होते हैं, चाहे जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले, जैसे कि 2021 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में, 2007 में, इस तरह से जितने भी एग्जाम हुए उस सब में देखिएगा आपको रेगुलेटिंग मिल जाएगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। सिर्फ यही पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग 1773 में है। बस ऑप्शन हमारे चलती है। कहीं आप पीटी दे रहे हैं, ठीक है, तो पीटी दे रहे हैं, कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव में बैठना हो गया, यानी मान लीजिए कि एलडीसी के डिस्क्रिप्टिव में बैठना है, मान लीजिए कि बीपीएससी के आपको कहने का मतलब होता है कि मेंस में बैठना है, मान लिया जाए कि आप पीटी कहने का मतलब होता है कि छोटा एग्जाम 10th लेवल का जो एग्जाम है आपका एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव में बैठना है, ठीक है ना, और उसमें आपको यही लाइन दे दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, तक उसमें खाली लिख के चलेगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ डिटेल देना होगा। तो काम ऐसा कीजिए कि दोनों पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग होते जाए। और मैं पहले ही कह दिया हूँ कि सबसे पहले वगैरह मैं थ्योरी दूंगा। अभी चैप्टर जो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, और ये पॉलिटी के पॉलिटी में जो पॉइंट है भारत के संवैधानिक विकास, इंडिया डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग पॉइंट जो पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसको हम कह रहे हैं कि सारे चीज़ों को मैंने पूरा कहने का मतलब होता है इसमें जितना बात उस सबको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब उस सब बात को आपको बताऊंगा, बताने के बाद फिर कहने का मतलब होता है कि उसमें से फिर ऑब्जेक्टिव निकालूंगा। तो फिर हम लोग पीछे पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले इसका पूरा हम थ्योरी दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हम लोग कुछ दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। तो बउआ रहता अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अब एक समय के लिए जब आप लिख रहे हैं तो अपने मन में एक ध्यान जो होता ना है, कहने का मतलब होता है कि ओम का कोई ध्यान धरता है, ठीक है ना, उसी तरह से अपने मन में एक बात दिमाग में रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, अब उसको कहिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, ठीक है, तो 1773। उसके बाद फिर दिमाग में लगेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो आपका कौन सा डेट में है, 1784। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाए कि चार्टर एक्ट कब आया, तो फिर आप क्या मारेगा, 1793। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट कब आया, तो 1813। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट कब आया, तो 1833। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट कब आया, तो 1853। तो ये बात तो सत्य है कि आपको रेगुलेटिंग से पूछ देगा कि रेगुलेटिंग कब आया था, 1773 आप मार दिए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, मार दिया 1784, ठीक है। और इस
ये जो चार्टर एक्ट जो 4 गो है उसके बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो इस चारों चार्टर एक्ट के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन राइज करेगा, तो माथा में बैठा लीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन राइज करेगा तो अंदर से क्वेश्चन राइज करेगा। ये जो चारों है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इसमें जब भी क्वेश्चन राइज किया जाएगा तो नीचे से क्वेश्चन राइज किया जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि इसके बीच से क्वेश्चन डाला जाएगा कि चार्टर एक्ट 1793 में कौन कौन से घटना घटित हुआ था, और वही घटना में से क्या कर देगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना करके एग्जाम में दे देगा। तो कोई विद्यार्थी खाली पढ़ के जाता है कि चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट मार के चला है, तो चार्टर एक्ट से थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, चार्टर एक्ट से इंटरनल बात है उससे क्वेश्चन राइज करेगा, ठीक है ना। चूंकि चार्टर एक्ट 4 गो है तो अब सब तो चार्टर एक्ट में है, तो किससे पूछेगा। लेकिन इस चारों में 4 तरह की बात किया गया है, ठीक है ना। चारों में कितने तरह के, 4 तरह की बात है, और वही बातों से क्या करेगा, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बना के एग्जामिनर क्या करेगा, पूछेगा, यानी बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है ना। तो बस अब हम लोग चर्चा कर लिए। अब बाबू रे हम चलते हैं बारी बारी से सबको डील करते हैं। किसको, रेगुलेटिंग एक्ट को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है रेगुलेटिंग एक्ट, तो सब इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। अब देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप लोग लिख लिए होंगे बाबू। एक बार लास्ट बार आप लोग को हम बोल देते हैं, भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को 2 भागों में बांट सकते हैं, यहां तक लिख लिए होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, पहला भाग का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में कितना पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं बाबू, और उसके बाद फिर आप लोग हेडिंग बनाइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इसको एक हेडिंग बनाइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोग हेडिंग बनाइएगा बाबू, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अब इस पहला वहां से टॉपिक बनाइए आप, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए तो अब हेडिंग बनेगा बुआ रेगुलेटिंग 1773। यहाँ पर कैसे मतलब लिखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब लिखना शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि रेगुलेटिंग जो 1773 लिखे हैं, तो 1773 में रेगुलेटिंग कौन कौन सा घटना घटा था, चाहे क्या हुआ था, रेगुलेटिंग क्यों आया था, इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो के साइन दीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का भारत क्या कहता है, का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या कहता है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर
ब्रिटिश कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अब चलिए, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग एक बात समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आए हैं, बुआ कौन सी आए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, क्या कहता है? महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है बुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट का। किसका विकास में? तो भारत के संवैधानिक विकास में। तो भारत के संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट का क्या है? बहुत बड़ा स्थान है, मतलब बहुत बड़ा, कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया, ठीक है ना। यही बात है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में, यानी रेगुलेटिंग 1773 में जो पहला बात बोला गया, उसमें क्या बात बोला गया है बाबू रे? तो में पहला बात बोला गया है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी संवैधानिक विकास में कैसा स्थान है? तो महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मान लिया जाए किसी के लिए, कहने का मतलब होता है कि आप 1 नंबर से छट रहे हैं, ठीक है ना, और वही 1 नंबर के छट रहे हैं, तो कहने का मतलब कि आप सड़क छप हो गए और वही 1 नंबर आपको मिल गया, तो वही जो 1 नंबर है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि 1773 ईस्वी में तब बहुत से छोटे छोटे बातों को, टुकड़ों को, ठीक है ना, संयोग करके, कहने का मतलब भारत के संविधान का क्या किया गया? विकास किया गया, ठीक है ना। और अपने शब्दों में लिखा गया, और हमारे लिखने वाले विधाता के तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और हर आदमी को दिल में उनके लिए सम्मान होना चाहिए और उनका लिखा हुआ संविधान को पालन करना चाहिए। तो कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में कैसा स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से, अब यहाँ पे चलिए, इस अधिनियम के माध्यम से, अब यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं आपको, माध्यम, ठीक है ना। माध्यम क्या बनता है? माध्यम क्या बनता है? कहने का मतलब हो गया कि आप पढ़ रहे हैं तो अपने गार्जियन के माध्यम से, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो अपने गार्जियन के माध्यम से। कोई सिंगर यदि गाना गा रहा है तो राइटर के माध्यम से। कोई कोई एक्टर यदि सिनेमा बना रहा है तो किसके माध्यम से? प्रोड्यूसर के माध्यम से, डायरेक्टर के माध्यम से, राइटर के माध्यम से, कैमरामैन के, बहुत से लोग उनका क्या बनते हैं? माध्यम बनते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय, कैसा संसदीय हुआ? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का क्या किया? प्रयास किया। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले ही बताए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, लाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाने वाले, कहने का मतलब कि जो व्यक्ति थे, क्या उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो महारानी एलिजाबेथ जब प्रथम उसको लाए थे, तो वही के बारे में बोल रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। रेगुलेटिंग 1773 के अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से भारत के ईस्ट इंडिया, क्या कहता है, सॉरी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को किया? स्थापित करने का प्रयास किया, कोशिश किया, ठीक है ना। नियंत्रण कहने का मतलब कंट्रोल, और कंट्रोल कहने का मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसमें रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना। उसमें कोई ना कोई रूल जब तक नहीं होगा, रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तो फिर कंपनी कैसे चल पाएगा? कोई भी सिस्टम है, यानी कहने का मतलब एक बात हमको याद आ गया कि दुनिया बना हुआ है सिस्टम से, ठीक है ना। और दुनिया जब सिस्टम से बना हुआ है तो सिस्टम क्या है? यदि मेरे पिताजी हैं तो उनको हम पिताजी बोल सकते हैं, नाना जी कहीं बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, एज ए सिस्टम, ठीक है ना। कोई मेरा दादाजी हैं तो उनको हम मौसा नहीं बोल सकते, उनको क्या बोल सकते हैं? दादे बोल सकते हैं, एज ए सिस्टम। और जो व्यक्ति सिस्टम में रह कर काम किया है वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना। तो सिस्टम में रह कर काम किया जाए, कंपटीशन फेस करने का एक सिस्टम है, ठीक है ना, कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय वस्तु, उसको पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि फल, कर्म लोग करता ही नहीं है। आप फल के लिए
इच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो कर्म कीजिए, फल का चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। का होगा नहीं होगा, यदि आप पढ़े हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं, सब कुछ किए हैं, तो आपको सब कुछ होगा। नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप और आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी काम करना होता है तो ईमानदारी पूर्वक कीजिए। और कहने का मतलब होता है कि कर्म का चिंता, फल का चिंता ना करें, कर्म का चिंता करें। यदि कर्म आप अच्छा कर रहे हैं तो फल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। यदि वृक्ष आप लगाए हैं, उसको अच्छा से संयोग है, सींचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मीठा फल देगा ही देगा, ठीक है ना बाबू। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ पे करा कि भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कुछ किया, प्रयास किया। एज ए रूल, एज ए नियम, एज ए कहने का मतलब होता है रेगुलेशन बनाने का काम किया, एज ए कार्य किया, ठीक है ना। तो कार्य किया, तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि कार्य किया कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ब्रिटेन के संसद कौन सी करने का कार्य किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का कार्य किया, उसमें रूल लाने का काम किया, उसमें नियम लाने का काम किया, ठीक है ना। अब वही रूल नियम हम तो शुरू में बताए थे कि क्रमिक विकास हुआ है। तो क्रमिक विकास हम दिखाए भी 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, इस चीज़ को तो मैं दिखाया, तो क्रमिक हुआ। और ये भी बात हम बताए तो वहाँ पे हुआ है कि जो भी हुआ है ना, कछुआ के चाल से हुआ है। जो भारत का संविधान का जो विकास हुआ है बहुत धीमी गति से हुआ है, पर क्रमिक हुआ है, ठीक है ना। तो विकास हो रहा है, विकास यही हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब होता है चलाने के लिए और नियंत्रण करने के लिए कहाँ लोग बैठे हुए हैं, भारतीय ब्रिटिश संसदीय, यानी कहने का मतलब कि ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटेन के संसद में उसमें रूल रेगुलेशन बनाने के लिए बैठे हुए हैं। वहां से रूल रेगुलेशन बन करके आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब वही छोटा छोटा रूल बन करके आज कितना हो गया, आज 2022 में कहने का मतलब कि बहुत बड़ा रूल हो गया, बहुत बड़ा नियम हो गया, जिसको आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के लोग संविधान के नाम से जानते हैं। इसी तरह से क्या हुआ है, भारत में संविधान का विकास हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं बाबू, अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। तो आप लोग इसको लिख लिए हैं, लास्ट बार मैं बोल देता हूं कि 1773 में, सबसे पहले अंडरलाइन करने वाला बात आप लोग भूलिएगा नहीं बोल रहे, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण, कहां से अंडरलाइन कीजिएगा, भारत के, यहां से भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के संवैधानिक विकास में कुछ है, महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, ठीक कहता, क्या कहता है, फिर अंडरलाइन कीजिएगा, इस अधिनियम क्या कहता है, इस अधिनियम, जैसे ही बोला इस अधिनियम, तो किस अधिनियम, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कुछ किया, प्रयास किया, ठीक है। अब यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है बाबू, अब इसको मिटा देते हैं। और अभी चल रहे हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट में, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको एरो के साइन देके यहाँ पे लिखिएगा, पहला बात है। और अभी हम लोग चलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में, आपका हेडिंग अभी रहेगा, अभी हम लोग चेंज नहीं किए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के सारे इंटरनल चीज़ों को मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं कहाँ चलूँगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। चूँकि बउआ हम पहले ही बताए हैं कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा लॉजिकल पढ़ाऊँगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा डिटेलिटी के साथ पढ़ाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। चूँकि मेरा कोचिंग का ही नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी, इसीलिए स्टेप अप जीएस एकेडमी रखने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना, ये न कि अभी पढ़ा रहे हैं गांधी जी, थोड़ा देर के बाद पहुंच जाएंगे अब्दुल कलाम पर, फिर पहुंच जाएंगे साउथ अफ्रीका में, फिर श्रीलंका में। तो वैसे ही आधा अधूरा करते करते पढ़ना है तो पूरा, आधा अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, लॉजिकल पढ़िए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव निकालिए। और आप लोग से नहीं निकलेगा तो फिर हम देंगे, ऐसा बात नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव भी देंगे। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं बोले, हम लोग भारत के संवैधानिक विकास, तो वहाँ तो हम लोग पहुँच गए रेगुलेटिंग में, अभी रेगुलेटिंग ही चल रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में अब एक बात फिर लिखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ, ठीक है, लॉर्ड नार्थ द्वारा गोपनीय समिति लॉर्ड नार्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773
1773 में पारित एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। अब सुनिएगा क्या कहता है, अब यहाँ पे कहता है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अब जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अब जब यहाँ पे एक बात हम लिख दिए हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो तत्कालीन आज हम लोग कौन चीज पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1773 में तत्काल में वहां पे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। व्यक्ति का नाम कौन सी था, लॉर्ड नॉर्थ नाम था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यदि आपको थ्योरी पता होगा तो मार दीजिएगा टपसीना, कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, नपैनाथ के ऊपर रख दिए हैं तो नॉर्थ हो गया। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है ना। अब कहता है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की कोची पर सिफारिश पर, गोपनीय समिति यानी कहने का मतलब होता है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, ठीक है ना, उनके द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर, उनके द्वारा कौन समिति की सिफारिश पर, गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 कितने में 1773 में पारित एक्ट को, 1773 में कौन सी है, पारित एक्ट को कौन सी दिया गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है। ठीक है ना, कौन कहा गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है। ठीक है ना। और किनके सिफारिश पर, अब कहने का मतलब होता है कि गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में, ठीक ना, गोपनीय समिति की सिफारिश पर। और क्या कहता है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, करने वाला व्यक्ति का नाम कौन है, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है ना, गोपनीय समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कोची दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, कोची की संज्ञा दी गई है, रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। किनके सिफारिश पर, गोपनीय समिति की सिफारिश पर। कौन समिति की सिफारिश पर, गोपनीय समिति की सिफारिश पर। और जब गोपनीय समिति की सिफारिश पर इसको क्या दी गई है, गोपनीय समिति की सिफारिश पर कोई दी गई है, रेगुलेटिंग 1773 की कोई दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। और कहता है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो तत्कालीन जैसे ही बोला तो रेगुलेटिंग 1773 के टाइम में, समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। और द्वारा कौन समिति, गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कोई दी गई है, संज्ञा दी गई है। आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसमें कुछ नहीं अंडरलाइन करना है, बस अंडरलाइन इतना ही बात को करना है बोले कि तत्कालीन कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हम लोगों को 200 सालों तक कौन सी रखा, गुलाम रखा। ठीक है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी कौन से डेट में, 1773 वाला डेट में प्रधानमंत्री कौन थे बउआ रे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। गोपनीय समिति के सिफारिश पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, पारित रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कोची दी गई है, संज्ञा दी गई है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं, ताकि मैं पहले ही क्लास में आपको बोला था कि बाबू रे हम आपको एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सेट हो गया होगा, जैसे शुरू से जब हम आ रहे हैं तो शुरू से ही आप लोग को मतलब मन में ही क्वेश्चन राइज कर करके देखिएगा, उससे बहुत अच्छा एबिलिटी बनेगा, बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, ठीक है ना, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 के पारित एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कोई दी गई है, संज्ञा दी गई है। आप लोग लिख लिए होंगे बाबू, और अंडरलाइन भी कर लिए होंगे। ठीक है ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन यदि पूछे कि इस 1773 में कौन सा एक्ट आया था बउआ, तो आप क्या बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है ना। और किसके सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी, गोपनीय समिति के सिफारिश पर। किनके द्वारा, तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। ठीक है ना। किसके सिफारिश पर, तो गोपनीय समिति के सिफारिश पर। ठीक है ना। चलिए अब अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अभी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जो ऊपर में है ना, हेडिंग जो बनाए हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके इंटरनल में कुछ और बात है।
उसको अभी पूरा हम लोग देखेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे। अभी पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग नहीं गए हैं बुआ, 1784 में भी हम लोग एंट्री नहीं मारे हैं। अभी पहले के चीज़ों को, पहले वाला चीज़ को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखना है बाबू रे आप लोगों को। अब एरो के साइन देकर लिखेगा, इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश, क्षेत्रों का शासन मात्र, क्या लिखे बुआ, क्या लिखे क्षेत्रों, क्या लिखे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों क्या लिखे बाबू रे, व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता, ठीक है ना, जा सकता, ठीक है। अब सुनिए क्या कहता है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे हम बोलेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। अब सुनिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से, तो जैसे ही हम बोले बुआ कि इस अधिनियम के माध्यम से, तो किस अधिनियम के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जैसे हम बोले कि इस अधिनियम के माध्यम से, तो किस अधिनियम के माध्यम से बुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, माध्यम मतलब हम बताए थे कि माध्यम क्या होता है। इस ब्रिटिश सरकार में क्या कहता है, इस ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने कोशिश कर दिया बोले, स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन कहने का मतलब है भारत में कोची के अधीन, कंपनी के अधीन, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मात्र कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे, इतना हम बोले सिर्फ आप लोगों को लिखने के लिए, अब समझाने के लिए मेरा बाकी है, अब हम समझाएंगे। फिर एक बार मैं बोल देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग लिखिएगा, आप तब समझ लीजिएगा, समझाएंगे तब। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार, सॉरी, इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है ना, किस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से, तो 1773 वाला अधिनियम, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे हम बोले कि इस अधिनियम के माध्यम से, इसका मतलब हो गया 1773 में कोची रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, कौन सरकार ने स्पष्ट कर दिया बोले, ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, एकदम क्लियर कट कह दिया, ठीक है ना, कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का, यानी कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र है, कंपनी जितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है ना। अब कंपनी कोई लगा रहा है, ठीक है, अब मान लिया जाए कि हम कंपनी लगाए, ठीक है ना, तो हम अपना मसौड़ी में कंपनी लगाए, ठीक है ना, और यहाँ में कहने का मतलब कि 500 बीघा में मेरा कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना, तो वो मेरा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। जब वो क्षेत्र मेरा हो गया तो हो सकता है कि 500 बीघा के अलावा जो लोग होंगे वो भी मेरे होंगे,
ठीक है ना। कस्टमर होंगे, व्यापारी होंगे, व्यवसाय वाले लोग होंगे, मतलब कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट वाले लोग होंगे, कहने का मतलब कि रिटेलर वाले लोग होंगे, कंपनी से जुड़े होंगे, तो मेरा ही लोग हैं, ठीक है ना। कंपनी से माल उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे जो चीज़ का कंपनी हो। तो उसी के बारे में कह रहा है कि स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का, ठीक है ना, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो लोग हैं, चाहे वहाँ का क्षेत्र का जो शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के निजी मामला नहीं होगा, पर्सनल मामला नहीं होगा, जैसे नज़दीकी मामला नहीं होगा, ठीक है ना। नज़दीकी मामला कहने का मतलब होता है कि नज़दीकी कहने का मतलब कि अब कोई आदमी किसी का नज़दीक व्यक्ति है, ठीक है ना, तो अब उसको इतना नज़दीकी मत समझ लिए कि आप समझ लिए कि वो मेरा अपना है, ठीक है, नज़दीकी है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, क्लियर क्या कह रहा है कि निजी मामला नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। निजी मामला नहीं माना सकता है, यानी वो कंपनी के अपना नहीं है, ठीक है ना। कंपनी के लोग हैं, वो कहने का मतलब कि स्वतंत्र हो सकते हैं, माने स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। वो अपना भी कंपनी लगा सकते हैं। मत सोच लिए कि अब कोई वर्कर काम कर रहा है कंपनी में, तो कंपनी में काम कर रहा है, पैसा दे रहे हैं तो काम कर रहा है, पैसा नहीं दीजिएगा तो काम छोड़ करके दूसरा कंपनी हम देखेंगे, ऐसा बात कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस बातों को यहाँ पे कहा गया है कि निजी मामला नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो अब दिमाग में बैठाइएगा, इस अधिनियम के माध्यम से, तो किस अधिनियम के माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, 73 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना, यानी ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कट बात कह दिया क्या कह दिया कि भारत में कंपनी के अधीन, ठीक है ना, यानी भारत में कंपनी, यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें काम करने वाले लोग, चाहे उसका कहने का मतलब आसपास के उससे जुड़े हुए लोग, ठीक है ना, क्षेत्र का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला, कैसा मामला नहीं हो सकता है, निजी मामला नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत मामला नहीं माना सकता है, निजी मामला नहीं माना सकते हैं, उसको पर्सनल लेवल पे नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब अंडरलाइन करने वाली बात है, तो इस अधिनियम को अंडरलाइन कीजिए, माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अंडरलाइन कीजिए, स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का निजी मामला, ठीक है ना, यानी किसको, तब व्यापारियों का, किसका, ये सबसे यूनिक वर्ड है वो है व्यापारियों का निजी मामला, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्यापारियों का कैसा मामला, निजी मामला, ठीक है ना, व्यापारियों का, यहाँ पे बोला है व्यापारियों का, और जो व्यापार करते हैं उसको हम लोग व्यापारी बोलते हैं, तो बात आप लोग जानते करते होंगे। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें और बात है, निजी मामला नहीं माना जा सकता, इसके बाद बताते हैं। तो जब निजी मामला नहीं माना जा सकता तो क्या माना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या माना जा सकता है निजी मामला। आगे बढ़ते हैं बुआ, तो आप लोग लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। अभी हम लोग का बाबू थ्योरी चल रहा है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पे नहीं आए हैं, ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, अभी हम लोग का थ्योरी चल रहा है, ठीक है। निजी मामला नहीं हो सकता, ठीक है। जब निजी मामला नहीं हो सकता माना जा सकता। अब लिखिए, ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में, आयोग संदर्भ फिर लिखिएगा, ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में, ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में क्या कहता है, ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश, आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। क्या कहता है, अब उसी में बात को लिखना है, क्या लिखना है, जो भी लिखवाए थे कि निजी मामला नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसमें लिखवाना है ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। अब सुनिए क्या कहता है, निजी मामला के बारे में तो कह दिया कि निजी मामला नहीं हो सकता है, ये बात तो आप लोग लिखे भी कि निजी मामला नहीं हो सकता है, ठीक है। जब निजी मामला के बारे में आप लिख लें कि निजी मामला नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, अब हो सकता है, जिसको सुनिए, अब क्या हो सकता है, तो इस सब बतवा जो कहा जा रहा है, कौन से डेट में कहा जा रहा है, रेगुलेटिंग 1773 में कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज तो हम बताएं कि अब 1773 का ही पूरा इंटरनल बताएंगे, और तभी हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट में चलेंगे 1784 में। तो अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि वहां से कहते आए, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि निजी मामला नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, तो ब्रिटिश संसद को, क्या इसको अंडरलाइन करना बोल रहा है, ब्रिटिश संसद को
यानी ब्रिटेन का जो संसद है, ठीक है ना, ब्रिटेन में संसद था और छोटे मोटे संसद से बड़ा संसद आज वहाँ भी बना हुआ है। तो कहने का मतलब होता है कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में, ठीक है ना, तो किस संदर्भ में, रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में, ईस्ट इंडिया कंपनी में रूल रेगुलेशन के संदर्भ में, व्यापारियों का निजी मामला नहीं हो सकता, इसके संदर्भ में ये बात यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कोची बनाने का, कानून बनाने का, ठीक है ना, कानून बनाने एवं निर्देश देने एवं कोची देने, निर्देश देने का पूरा कुछ होगा, अधिकार होगा। तो कानून बनाने, निर्देश देने का पूरा अधिकार किसको होगा, तो ब्रिटिश संसद को होगा। और किस संदर्भ में बोल रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के संदर्भ में और व्यापारियों के निजी मामला के संदर्भ में। और कहने का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से चलेगा, कैसा उसमें रूल रेगुलेशन होगा, इस संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का अधिकार किसका होगा, पूरा और पूरा अधिकार किसका होगा, ब्रिटेन के संसद का होगा। कौन सी कर रहा है, रेगुलेटिंग 1773 में, ठीक है ना। ये कानून बन रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है ना। और यही नियम कानून जो है ना आज का कानून है, मतलब उसमें बदलाव होते 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 कहने का मतलब होता है आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि भारतवर्ष का अपना संविधान हो गया। चूंकि भारत आज़ाद हुआ तो अब भारत का क्या हो गया, अपना संविधान है, सब कुछ अपना है, ठीक है ना। तो अब का क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने का कुछ हो गया एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार हो गया। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। तो किस संदर्भ में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चलाने के संदर्भ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल रेगुलेशन बनाने के संदर्भ में, व्यापारियों के निजी मामला वाला जो मैटर है उसके संदर्भ में, ठीक है ना। ये सब बातों को कहा जा रहा है। और ये सब घटना किसमें घटित हो रहा है, ये सब बात किसमें कहा जा रहा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं बोले अब इसको फिर मिटा देते हैं और उसके बाद मिटाने के बाद फिर हम, अब इसको मिटाने के बाद फिर हम चलेंगे कहाँ, 1773 में भी चलेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग भी चलेंगे, ठीक है ना। अभी इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में चलेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट में फिर क्या कहेंगे कि लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, ठीक, देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा गया, कहा जाने लगा, कहा गया, ठीक है ना। कहा गया चाहे कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, तथा उसकी सहायता के लिए, तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड बारेन हेस्टिंग थे। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे कहता है बोले इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है ना। तो इस अधिनियम, पहले दिमाग में बैठेगा इस अधिनियम, जैसे हम बोले कौन सा अधिनियम, इस अधिनियम कहने का मतलब हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम। अब यहाँ पे कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, कौन गवर्नर के बोले, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, नारायण करना बाबू, कहाँ के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा।
अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जनरल कहा जाने लगा। तथा उसकी सहायता, क्या कहता है, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, इसको नहीं अंडरलाइन करना है, तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कुछ किया गया, गठन किया गया। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा, सब मैं बताता हूं। पहले इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, क्या कहता है कि इस अधिनियम, तो इस अधिनियम के द्वारा, तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ रे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा। पहला क्वेश्चन यही हिट हो जाएगा। क्या हिट हो जाएगा कि इस अधिनियम, यानी कहने का मतलब होता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन डाल देगा रेगुलेटिंग 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसे क्वेश्चन डी में डाल देगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसको ऑप्शन बनेगा, किसको आंसर मारिएगा, ठीक है ना। यदि जानिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा तो बंगाल के गवर्नर को कुछ जनरल कहा जाने लगा, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा, ठीक है ना। रेगुलेटिंग 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को कौची कहा जाने लगा? बुआ, जनरल कहा जाने लगा। तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, अब सुनिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। तथा उसकी सहायता के लिए, यानी बंगाल के गवर्नर को जिसको कहा जाने लगा था, जनरल कहा जाने लगा था, उसकी सहायता के लिए क्या कहता है, जो बंगाल के गवर्नर को कोची कहा जाने लगा था, जनरल कहा जाने लगा था, उसकी सहायता के लिए क्या कहता है, जनरल कहा जाने लगा था, कहा जाने लगा, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कुछ किया गया, गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर को जब जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर को, यानी जनरल साहब को, सिंपल सी बात है, किसको, जो बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा गया था, उस जनरल साहब के लिए कौची किया गया, उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, ठीक है ना। कितना सदस्य, दिमाग में बैठाइएगा, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का कोची किया गया, गठन किया गया। अब आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की गठन की गई थी कौन से अधिनियम में? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और किनकी सहायता के लिए? तो वही जब बंगाल के गवर्नर को जनरल साहब कहा गया, और वही जनरल साहब के लिए कौची किया गया, जनरल साहब के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। और कितना सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कौन से अधिनियम में किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत पहले गवर्नर क्या कहता है बुआरे, और इसके अंतर्गत क्या कहता है, किया गया, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। क्या कहता है, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो किसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक ना। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत, क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक ना। तो किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। और किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन एकदम आपके सामने है, बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा गया कौन से एक्ट में? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया, बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया कौन से अधिनियम में किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने कार्यकारिणी परिषद का, कहने का मतलब होता है कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कौन से एक्ट में किया गया? तो 1773 एक्ट
में किया गया। और कहने का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो किसके अंतर्गत? तो कहता है इसके अंतर्गत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन से थे वारेन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है ना? क्या थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब आप लोग लिख लिए होंगे, अंडरलाइन भी कर लिए होंगे, तो अब मिटाएंगे। तो एक बार मैं बोल देता हूं बाबू रे कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के, क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम, तो अधिनियम को अंडरलाइन कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को अंडरलाइन कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए, ठीक है ना, यानी बंगाल के जो गवर्नर थे वो जनरल साहब के सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और इसमें कुछ नहीं रहा, अब आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसमें भी और पॉइंट है जिसको मैं बताता हूं, ठीक है ना, बता रहे हैं बाबू, इसको अंडरलाइन कीजिएगा और लिखिएगा इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा तथा उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन क्या थे बाबू रे? हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अब मिटा देते हैं इसको बाबू, अंडरलाइन के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भी अंडरलाइन कीजिएगा, एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद को भी अंडरलाइन कीजिएगा। आप गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा, उसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन के आप मिटाते हैं बाबू। चलिए अब इसको मिटा देता हूं। आप लोग बनाइए, पढ़िए बाबू, लिखिए एकदम। और जब क्लास खुले तो स्टेप अप जीएस में आइए, यहाँ क्लास में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, उसका भी व्यवस्था है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी अति कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक शेयर कर सके शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा यदि चैनल अच्छा लगे तब। और अब आगे चलते हैं। अभी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट में ही हैं। अभी हम लोग का टॉपिक जो है रेगुलेटिंग एक्ट में ही क्या हम लोग भारत के संवैधानिक विकास चले रहे थे, ठीक है। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? बोल रहे हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब 1773 में कुछ और बात है, ठीक है ना। तब उसको मैं लिख रहा हूँ, इसके द्वारा मद्रास में बम्बई, क्या कहता है? इसके द्वारा आयोग संधि के लिखिएगा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई, मद्रास एवं बम्बई को, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए, बंगाल के अधीन हो गए। बंगाल के इसके अधीन है, क्या कहते? इसके द्वारा क्या कहता है? इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, हाँ, बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर के कुछ हो गए, बोले अधीन हो गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसियों इसको के कर दीजिए, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे, एक दूसरे से स्वतंत्र थे। एक दूसरे से क्या थे? बोले स्वतंत्र थे।
एक दूसरे से स्वतंत्र थे। अब सुनिए क्या कहता है, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई, ठीक है ना, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, ठीक है ना। अब कहता है इसके द्वारा, तो सबसे पहले हम तो यहाँ से आपको पकड़ने के लिए बता ही दिए हैं कि इसके द्वारा जैसे ही बोले तो आप समझ जाइएगा किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की इंटरनल बात को बता रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले मैं एक बात बताया था कि जितना भी रेगुलेटिंग के इंटरनल बात है उस सबको मैं पहले आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। अब वहाँ से हम कहने को तो आधा अधूरा छोड़ करके भाग सकते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद हम लोग आए थे फिर चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद 1853। तो वहाँ से हम भाग सकते थे, लेकिन बारी बारी से सबको मैं डील करूंगा। सबसे पहले किसको करूंगा, रेगुलेटिंग 1773 को डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि इसके द्वारा मद्रास एवं बंगाल के, सॉरी इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के, तो सबसे पहले मद्रास को लाइन कीजिएगा, बंबई को लाइन कीजिएगा। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, ठीक है ना। इसके द्वारा, तो इसके द्वारा जैसे ही बोले तो दिमाग में बिठा लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बोल रहे हैं। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के कुछ हो गए, अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए बोल रहे, बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों, आप सुनिए यहाँ क्या कहता है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों, ठीक है ना, सभी प्रेसिडेंसियों कहने का मतलब कि जितना भी गवर्नर सब थे ना उन सब के बारे में कह रहा है। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे, एक दूसरे से स्वतंत्र थे। क्या कहता है, अब इस बात को समझिएगा और ऊपर से पढ़ते आइएगा, ठीक है। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, इसके द्वारा तो जैसे बोले तो रेगुलेटिंग 1773 एवं बंबई के गवर्नर, एवं बंबई के गवर्नर, बंबई के गवर्नर, यहाँ पे हम बंबई लिखे हैं, मुंबई नहीं लिखे हैं, मुंबई नामकरण हुआ है, ठीक है ना। बंबई से मुंबई बना है, अभी बंबई में चलेंगे, चूंकि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 1773 में चल रहा है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर बोला है बंबई बोल रहे हैं, है मुंबई बोल रहे हैं, बंबई नहीं, हम 1773 वाला बात में चल रहे हैं, तो उसमें बंबई का ही चर्चा हुआ है, ठीक है ना। बंबई कब मुंबई बना है, जब वो हम पढ़ाएंगे तो नामकरण वाला में आएंगे तो उसमें सारा कुछ हम बताएंगे कि बंबई कब मुंबई हुआ है। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, ठीक है ना। मद्रास के गवर्नर बंगाल के, यानी क्या, मद्रास में दो का, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। यानी मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे ना, यानी गवर्नर कहने का मतलब होता है कि आज का जो राज्यपाल है ना, उस समय का क्या था, गवर्नर था, ठीक है ना। उसी के बारे में कह रहा है कि गवर्नर बंगाल के गवर्नर के कुछ हो गए, अधीन हो गए। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। एकदम दिमाग में उठा लीजिए कि दो गो क्षेत्र का, कहाँ कहाँ, मद्रास एवं बंबई, मद्रास में बंबई के गवर्नर, ठीक है ना, मद्रास में बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। जबकि इससे पहले, ठीक है ना, जब रेगुलेटिंग 1773 था उससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे, जब फ्री थे, ठीक है ना। अब फ्री थे तो झमेला का हुआ कि हम फ्री आदमी हैं, तो फ्री आदमी है तो जे मन में आया से करते गए, ठीक है ना। लेकिन हमारे पीछे कहने का मतलब किसी को लगा दिया गया, यानी कहने का मतलब होता है कि अब अगला कहेगा जैसे आपको चलना है, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। अब कोई भी कदम हम बढ़ाएंगे तो पहले पीछे मुड़ करके देख लेंगे। यानी मान लिया जाए कि सरकारी खजाना में लूटे हो रहा है, सब लूट रहा है, ठीक ना, तो हम जिस दिन तक स्वतंत्र थे तब मान कर रहा था, तो पूरा लूट रहे थे। अब मेरे पीछे लगा हुआ है, तब जे लूट के लाएंगे ओकरों में बांटे पड़ेगा, यदि उसको खुश रखना है तब। बस यही सच्चाई है, तो यही सच्चाई है, तो कोई सच्चाई है, तो यही सच्चाई है कि इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर, तो यही तो फायदा है हम लोगों का, ठीक है ना, कि संविधान बन रहा है, रूल रेगुलेशन बन रहा था, अब वही रूल रेगुलेशन तो संविधान का रूप लेकर के इतना बड़ा संविधान बन चुका है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ करें, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, ठीक है ना, मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। तब मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, तो किसके द्वारा हो गए, तो रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा हो गए, अधीन हो गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के क्या थे, गवर्नर एक दूसरे से, पहले कुछ ऐसा एक नहीं थे, सब एक दूसरे से स्वतंत्र थे। कब, 1773 के पहले, जब रेगुलेटिंग नहीं आया था तब एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे। जो यहाँ पे कह दिया है कि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर
माने सभी क्षेत्रों के गवर्नर, जगहों के गवर्नर, अपने कहने का मतलब होता है एरिया के गवर्नर, ठीक ना। तो कौन? मद्रास और बम्बई। तो इस सब प्रेसिडेंसियों के क्या थे? गवर्नर के एक दूसरे से कोई थे, स्वतंत्र थे। तो वही कहता है कि मद्रास में बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है ना, मद्रास इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सब एक दूसरे से क्या थे? स्वतंत्र थे, फ्री थे। एकदम कहने का मतलब होता है कि फ्रीडम थे, फुल्ली फ्रीडम थे, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे, सॉरी अगला वीडियो क्या, अगला कहने का मतलब होता है कि 5th वीडियो में जब हम आएंगे तो फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे बाबू। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चूँकि आपका सब्सक्राइब किया हुआ, चाहे आप लाइक करते हैं या फिर उसको देखते हैं, तो समझिए कि मेरा मेहनत है, और बहुत मेहनत से, मशक्क़त से इस काम को कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो बस मेरा यही आशा और उम्मीद है कि बाबू आप लोग देखिएगा और एक दूसरे पर शेयर भी कीजिएगा, उनको भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। चलिए।